अच्छा, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम संविधानवादी हैं, संविधान हमारे है, हम संविधान से ही ये देश चलेगा। आपको बता दें, इस देश में आज जो लोग संविधान का विरोध या संविधान पर कुछ टिप्पणी करते तो लोग चिल्लाने लगते कि संविधान हमारे बाप का है, हम संविधानवादी हैं, हम संविधान की रक्षा करें। तो उनसे पूछिएगा, मैं एक चंद बात कहता हूं कि भारत का संविधान भारत के लिखे हुए लोगों का है ही नहीं भैया, ये तो कॉपीराइट किया हुआ है, ये तो अंग्रेजों की लिखी हुई संविधान है। केवल इसमें 4 आदमी ने अपनी सिग्नेचर बिठा दी कि भैया ये संविधान मैं लिख रहा हूं, और संविधान उनका बन गया। अब मैं एग्जैक्ट आपको कुछ एक्ट बताता हूं, कुछ धाराएं बताता हूं जो अंग्रेजों की मुख्य धाराएं आज भी संविधान में है। अगर आप पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी आज भी भारत में जो अदालतों में साक्ष्य यानी एविडेंस माना जाता है वो 1872 के तहत है। और अंग्रेजों के जमाने में जब कोई आंदोलन, अपराधी या फिर ये करता था, अंग्रेज का विरोध करता था, तो उसे कोर्ट में सजा दिलाने के लिए अंग्रेजों के पास उस समय धन होती थी, हिंदुस्तानियों के पास होता नहीं था। तो अंग्रेजों ने एक ऐसा एक्ट लाया 1872 जिसके तहत कोई झूठा गवाह भी दे देगा तो गवाह का जांच पड़ताल किए वगैरह एक ही व्यक्ति 500 जगह पर गवाह भी दे सकता है और फिर उसको सजा दी जाती थी। इसी को कहा जाता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, जो कि अंग्रेजों ने लाई थी। उसके तहत एक ही व्यक्ति अलग अलग 500 मुद्दों में जा सकते हैं। आप देखिएगा आज भी भारत के न्यायालय के आसपास कई ऐसे लोग रहेंगे जो झूठे गवाह देने के लिए आपसे 500 रुपए लेते हैं, कोई 1000 रुपए लेते हैं, कोई 200 रुपए लेते हैं। ये हम लोग अपने आंखों से देख चुके हैं। और ऐसे एक ही व्यक्ति जो 50 अलग अलग केसों में गवाह बन चुके हैं, कोई जांच नहीं होती गवाहों की। अब ये साक्ष्य एविडेंस 1872 इसे ज्यों का त्यों संविधान में रखा गया। और भारत में सबसे ज्यादा जो आज अपराधी बच जाते हैं उसका कारण है कि गलत लोगों के बयान। और उसके बाद भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पेनल कोड आईपीसी, भारत का मुख्य आपराधिक कानून, यह भी अंग्रेजों का है। अब भारत के समय में अपराध किसको माना जाता था? जो डायरेक्टली हाथ से करे। अंग्रेजों के पास क्या था? अपनी फौज थी, एनकाउंटर करवाता था, अपनी गाड़ी थी, एक्सीडेंट करवा दी, चलान, लाइसेंस है, चलान भरना है। इंडियन को अगर किसी को मारना है तो उसे गाड़ी चलाने नहीं, तो उसके पास गाड़ी नहीं है, तो इसीलिए इंडियन पेनल कोड ज्यों का त्यों। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 उसी के अंतर्गत है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अनुबंधों से जुड़े जितने भी अनुबंध एग्रीमेंट होते हैं भारत में, ये सारे 1872 के ही अंतर्गत आते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, चल और अचल संपत्तियों के हस्तांतरण, ये भी अंग्रेजों के जमाने का है। अंग्रेज जब भारत में आए तो इन्होंने अचल और चल संपत्तियों को लेने के लिए क्या किया, क्या करने लगे? पहले अपने अधिकारियों के द्वारा वो जमीनों को खरीदना जिस जगहों पे सरकार की बिल्डिंगें बननी है। अंग्रेजों की ये चीजें होनी, डेवलपमेंट से पहले अंग्रेज वहां बसने लगते थे, जमीनें खरीदने लगते थे। इसके लिए उन्होंने कानून लाया। और आज आप भारत में देखेंगे कि जब रोड बनेंगी या हाईवे बनेंगी, उस हाईवे में कम से कम 50 ऐसे जगह होंगे, बड़े बड़े प्लॉट होंगे जो आईएएस आईपीएस नेता विधायक खरीद लेते हैं। जबकि इंडियन पेनल कोड में इस पर बैन होना चाहिए कि कोई भी राजनीति सत्ताधारी या उससे संबंधित व्यक्ति इन चीजों को नहीं खरीद सकता है। लेकिन आज वे लोग खरीद लेते हैं। ऐसे 555 लोग तो अभी एक जगह पे पकड़ाए हैं। ये भारतीय संविधान है जो अंग्रेजों का है, और फिर भी हमारे लोग डंका पीट रहे हैं हम भारतीय संविधान के हैं। और लास्ट में तो मैं ऐसा चीज बताऊंगा कि आप चौंक जाएंगे। और सुनिए, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963, ये तो आजादी की बाद की है। चलिए, सिविल प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी, दीवानी मामलों की न्यायिक प्रक्रिया को संचालित करना, ठीक है। उसके बाद चलिए 1899 आपराधिक प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोटेक्शन कोड, 1973 में बदलाव किया गया। 1973 में बदलाव की गई, यानी उससे पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता कैसे चलती थी? 1908 के द्वारा, 1898 के द्वारा। सोचिए, 1898 के संविधान को संशोधन 1973 में की गई और संविधान 1950 में लिखा गया, और यह धारा उसी समय थी। भारतीय न्याय अधिनियम 1882, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, निजी धर्मार्थ और गैर धर्मार्थ न्यासों के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। अब समझ में आया कि कितना हम लोगों के साथ छल किया गया। उसके बाद साझेदारी अधिनियम 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, भारत में साझेदारी फर्मों के गठन और संचालन को नियंत्रित करता है।
भारत के जितने भी संचालित गठन है उन सबको, फार्मा को जो गठित करता है वो संविधान में वो 1832 का है, 1932, संविधान 1950 का है। अब बताइए ये सब मुख्य धाराएं आज ज्यों का त्यों संविधान में तबका है। गाड़ी का चालान अगर आपका कटता है तो व्हीकल एक्ट 1892, 1912 इस तहत से आपकी कटेगी। अब आप सोचिए कि संविधान 1950 में लिखी धारा कब की कट रही है। हमारे देश में एक बेवकूफी चीजें हमें बताई गई कि हमारा देश का संविधान भारतीयों ने लिखा, जबकि भारतीयों ने नहीं लिखा है। आप स्वयं सोचिए, एक व्यक्ति जिसे आजादी से 1 वर्ष पहले 26 जुलाई 1946 में भारत का प्रधानमंत्री घोषित किया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, आजादी के ठीक बाद उसी व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और वो प्रधानमंत्री अंबेडकर को संविधान सभा में होने के बावजूद भी सारे कानूनों को रोक दिया जाता है कि अंबेडकर अपने मन से कानून नहीं डाल, अंबेडकर धारा 370 नहीं डालना चाहते थे। अंबेडकर पूरे भारत में नशाबंदी कर चुके थे कि नशा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज नेहरू जी ने लाइसेंसियल शराब बिचवाना शुरू कर दिया। भारत में जगह जगह पर अंबेडकर का ही जाकर के बयान पढ़िएगा। अंबेडकर का मानसिकता था, यह विचार था कि शराब ने भी दलितों और दलितों को या फिर पिछड़े समुदायों के लोगों को पिछड़ा रखने में अहम भूमिका निभाई। शराब सबसे ज्यादा किसने लाइसेंसियल की, आज भी बट रही है, गवर्नमेंट दे रही, इसे संविधान में किसने लाया? ये अंबेडकर की मानसिकता थी। अंबेडकर ने आर्टिकल 48 के संशोधन के तहत भारत के पूरे देश में किसी भी प्रकार से दुधारू जीवों की हत्या पर बैन थी। गाय, भैंस इत्यादि इस पर प्रतिबंधित थी। इन्हें राज्य सरकार के हाथों में सौंपने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और अब मैं छोड़ देता हूं इन सब अंबेडकर जी के द्वारा रोक लगाए गए चीजों पर। जब नेहरू जी ने ऐसा किया तो 3 सितंबर 1953 राज्यसभा में एक बयान दिया गया था अंबेडकर के द्वारा कि भारत का संविधान को, सबसे लोग कहते हैं कि भारत का संविधान मैंने लिखा है, अगर महोदय मुझे अधिकार मिले तो इस देश का संविधान भी जलाने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं रहूं। अब मुझे यह नहीं समझ में आता है कि देश में संविधान के विरुद्ध में टिप्पणी करने वाला व्यक्ति अगर मैं गलत हो सकता हूं तो संविधान को जलाने की पहली मानसिकता जो हमारे दिमाग में डालने वाले अंबेडकर कौन है? हम तो कहते हैं कि अंबेडकर मेरे आइडियोलॉजी, मैं अंबेडकर के ही कहने पर कहता हूं कि संविधान जलाना चाहिए, तो फिर अंबेडकर गलत हुआ कि मैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिसने पढ़ा नहीं, जिनके बाप दादाएं दारू पी करके पड़े रहते हैं, आज वे भी कह रहे हैं, जो रोज सुबह शाम दारू पीने के लिए नालों के किनारों पड़े रहते हैं, आज वो कहते हैं अंबेडकरवादी। क्या अंबेडकर शराब पीते थे? कौन से नाले में अंबेडकर गिरे रहते थे? आप अंबेडकर के नाम पे अपने आप को जाहिलियत कर रहे हैं और आप कह रहे हैं आप अंबेडकरवादी। अंबेडकर ने खुद को बौद्ध बना लिया, ठीक है। अंबेडकर अपने जीवन काल में, पूरे जीवन काल में एक जगह पे आप हमें बताइए जहां पे अंबेडकर, मैं खुले डंके की चोट पड़ा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ब्राह्मण विदेशी है इस शब्द का प्रयोग किया हो, या फिर भीम की भाईचारा की बात की हो। खुद भीम, जिस भीम की तुम बात करते हो वही भीम कहता था भाईचारा को बंद करो। अब भारत पाकिस्तान विभाजन 1954 का उनका पुस्तक है, डिवाइडेड बाय भारत पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान डिवाइड पर, उसमें वो लिखते हैं कि जो भारत है उसमें मुसलमान कभी सहयोग नहीं कर सकते देश के लिए, देशभक्त नहीं होते। आज उन्हीं के पालतू कुत्ते, उन्हीं के समर्थक जाहिल लोग कहते हैं कि मुसलमान देशभक्त होते हैं, हमें मुसलमानों के साथ खड़ा रहना। तो फिर अंबेडकर कौन था? अगर अंबेडकर ने इस बात को मानी तो तुम मानो, या फिर अंबेडकर का विरोध चलो हम भी करते कि बहुत गलत आदमी था अंबेडकर, इस बात को कहता था। अंबेडकर का सम्मान नहीं करते, तुम अंबेडकर का व्यापार करते हो और अंबेडकर के नाम पर केवल राजनीति करते हो। मैं अंबेडकर का सम्मान करता हूं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम अंबेडकर के नाम पे धंधा करो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत पाकिस्तान के विभाजन पर इस बात को स्पष्ट किया था कि मुसलमान इस देश के कभी देशभक्त नहीं हो सकते, मुसलमानों को ये देश छोड़ करके जाना।